ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक अथवा घात के रूप में हो बहुपद कहलाते हैं। जैसे यहाँ px एक फंक्शन दिया, हम इसे पढ़ेंगे x इज द फंक्शन, p इज द फंक्शन ऑफ x, यानी px एक फलन है जिसमें वह a0 a1x a2x स्क्वायर a3x स्क्वायर डॉट 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 an x पर पावर n के रूप का होगा, जहां a1 a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं जिन्हें गुणांक कहते हैं, तथा a0 a1x a2x स्क्वायर और ये सब क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं किसी भी बहुपद में। बहुपद की घात की बात करते हैं, किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद को, घातांक का, उस घातांक वाले पद को उस बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ऐसे हम कहते हैं कि बहुपद की जो घात होती है, बहुपद में चर की उच्चतम घात वाले पद का घातांक है। जैसे यह एक बहुपद दिया है और इसमें उच्चतम घात वाले पद जो है 3x पर पावर 4 है और इसका अधिकतम घात कितना है, 4 है, इसीलिए इसका घात क्या होगा, 4। इसमें अधिकतम घात वाला पद जो है 3x पर 5 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 5। एक बात हम यहां याद रखेंगे, पिछले कई कंपटीशंस में पूछा है कि शून्य की घात बताइए, तो शून्य पर कोई घात नहीं होता है, लेकिन वहीं अगर कोई कांस्टेंट है, कोई अचर राशि है, तो उस पर घात क्या होता है, शून्य होता है। अक्सर कंपटीशंस में पूछा गया ये क्वेश्चन बच्चे अक्सर 0 कर देते हैं, नॉट डिफाइंड है, इस पर कोई घात नहीं होता है। और जैसे यहाँ एक बहुपद दिया हुआ है जिसकी अधिकतम घात क्या है, 5 है। हमें यहाँ एक बात ध्यान देनी है, अगर कुछ ऐसे व्यंजक हैं जो करणी में कोई चर राशि हो, चर राशि वे राशियां जिनका मान हमेशा समीकरण से समीकरण में बदलता रहता है, जैसे ABCD अक्षर, तो अगर कोई चर राशि अंडर रूट में हो या अपान में हो या उस चर राशि पर कोई ऋणात्मक घात लगा हो, वह बहुपद नहीं होते हैं। अगर आपसे कोई इसका रीजन पूछता है कि यह बहुपद क्यों नहीं होते हैं, तो हम बताएंगे क्योंकि इनका घातांक ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। और हमने कहा है कि बहुपद वे टर्म्स होते हैं जहां पर n क्या होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा उसके जगह कुछ भी लिया जा सकता है। बात करते हैं बहुपद के शून्यक के बारे में। बहुपद का शून्यक क्या होता है, कोई फंक्शन हमने मान लिया कि f इज द फंक्शन ऑफ x, यानी हम यहां बोलेंगे कि f जो है x का फलन है, उसमें x बहुपद में अगर है और उसका मान लीजिए क्या हो, k है, और k रखने के बाद अगर बहुपद का fx जो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो वह उसका शून्य कहलाएगा। कब, जब हम k का मान अगर उस पद में रखें और उसका मान किसके बराबर आ जाए, 0 के। कोई भी बहुपद दिया हो, अगर हम उसमें कोई एक कांस्टेंट मानते हैं और उस पद में रखते हैं और रखने के बाद उसका मान शून्य आ जाता है, तो हम उसे उस बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे px एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फलन दिया हुआ है, और उसमें हमने x के जगह -5/3 रखा और इसका मान शून्य आ गया, तो हम क्या कहेंगे, -5/3 इस फलन का क्या है, शून्य है। अगर यह शून्य नहीं आता तो हम कहते कि -5/3 बहुपद px का शून्य नहीं है, लेकिन शून्य आ गया है तो शून्य है। इसमें एक और आपको बात ध्यान रखनी है, प्रत्येक वास्तविक संख्या का शून्य बहुपद शून्यक होता है। कोई भी वास्तविक संख्या है तो उसका शून्य बहुपद है ना, तो उसका शून्य क्या होगा, शून्य। यानी जैसे एक वास्तविक संख्या हम 5 ले लिए हैं, तो उसका शून्य की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य। प्रत्येक बहुपद का शून्य उस बहुपद के घात के बराबर होता है। यदि अगर हम इसमें पूछें कि बताइए कि इस बहुपद के कुल कितने शून्यक होंगे, तो इस बहुपद का घात कितना है, 4, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 4। इस बहुपद का घात कितना है, 5, तो इसके शून्यक कितने होंगे, 5। इस बहुपद का घात कितना है, कुछ नहीं, तो इसका शून्यक भी कुछ नहीं होगा। इस बहुपद का घात कितना है, 5, तो इसके भी शून्य 5 होंगे। इस बहुपद की घात कितना है, 0, तो इसका भी 0 होगा। अब हम बात करते हैं बहुपद के बारे में कि बहुपद कितने प्रकार का होता है और किस आधार पर हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने इसे
अपने ज्ञान के आधार पर इसे दो आधारों पर बांट रखा है, एक पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर, जिससे आपको अच्छी तरीके से यह समझ में आ सके। पद के आधार पर बात करते हैं। पद के आधार पर वह बहुपद जिसमें पदों की कुल संख्या एक होती है उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे यहां यक्ष है, यहां कोई चिन्ह नहीं है तो यहां कौन सा चिन्ह है? धन का चिन्ह है, तो यह एक पदी बहुपद है। यहां भी कोई चिन्ह नहीं है तो इसमें एक धन का चिन्ह लगा हुआ है, एक यहाँ ऋण का चिन्ह है, एक यहाँ धन का चिन्ह है। हमें घात, पद के जो चर राशियां हैं उन पे कोई घात है कि नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है। पद हमारे कितने होने चाहिए? एक होने चाहिए। अब हम द्विपदी बहुपद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पदों की संख्या 2 है। कैसे? हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है तो धन चिन्ह है, और यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है तो धन चिन्ह है। तो यहाँ इस पूरे बहुपद में कुल कितने चिन्ह है? 2। तो यह दोनों के दोनों द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। इसमें भी कितने इसके पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं? 2, माइनस और माइनस। तो ये हम ऐसे चिन्ह गिन लें, एकदम आसान और सरल भाषा में आप समझिए कि जितने भी हमारे बहुपद में धन या अथवा ऋण चिन्ह, धन अथवा ऋण चिन्ह या दोनों होते हैं, उतना वह पद कहलाता है, उतने पद का वह बहुपद कहलाता है। तो इसमें द्विपदी बहुपद है। एक बात और याद रखना है आपको, कोई भी बीजीय समीकरण अगर उसमें सर्वसमीकाओं का या किसी फार्मूला द्वारा सरल करने के बाद अंततः जो आंसर आता है उसके बाद ही पद गिनते हैं। अगर उसमें किसी तरह का गुणनफल, भागफल या धन अथवा जोड़, ऋण, घटाना कुछ भी अगर हो रहा है तो वह करने के बाद जो आंसर आता है उसके बाद ही उसके पद भी देखते हैं और उसके बाद उसके घात देखते हैं। उससे पहले आप घात या पद नहीं देख सकते। जैसे मैंने ये कहा कि अगर आपसे किसी ने कह दिया बताइए यक्स प्लस 2 और यक्स माइनस 3 यक्स की स्क्वायर माइनस 3 यक्स प्लस 3, इसमें कुल कितने पद हैं, तो आप इसका व्याख्या तुरंत नहीं दे सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसमें जो है गुणा हो रहा है तो पहले हम इसका गुणा कराएंगे, गुणा कराने के बाद जो आंसर आएगा उसमें हम घात बताएंगे या नहीं तो पद बताएंगे, और नहीं तो अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करना भी बताएंगे। अब आते हैं चतुर्थ पदी बहुपद में। वह बहुपद जिसमें पदों की कुल संख्या 4 हो उसे चतुर्थ पदी कहते हैं। जैसे इसमें पदों की कुल संख्या 4 है, 1 2 3 4। धन है अथवा ऋण है यह मायने नहीं रखता। अब हम बात करते हैं घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है शून्य बहुपद, जिसकी कोई घात नहीं होती उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे सिर्फ जीरो ही एक ऐसा बहुपद है जिसकी कोई घात नहीं होती। उसके अलावा अगर कोई भी धनात्मक ऋणात्मक कोई भी बहुपद अगर आता है उसे अचर बहुपद कहते हैं, और उसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 0। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताइए अचर बहुपद की परिभाषा क्या है, तो आप कहेंगे कि वह बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो? 0 हो, उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि रैखिक बहुपद किसे कहा जाता है, तो वह बीजीय व्यंजक अथवा वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, उसे रैखिक बहुपद। जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद। जिसकी अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद, और जिसकी अधिकतम घात 4 हो उसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। ऐसे ही आप जितना चाहें उतने घात का बहुपद निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि रैखिक बहुपद लिए हैं तो यहाँ कोई पावर नहीं है, तो पावर क्या है? 1 है। तो यहाँ यह रैखिक बहुपद है क्योंकि इसकी अधिकतम घात 1 होगी, इसकी अधिकतम घात 1 होगी, इसकी अधिकतम घात 1 होगी। तो हम जब भी बहुपद के इन दोनों शाखाओं के बारे में, इन दोनों प्रकारों के बारे में जब भी वर्णन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि पद के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो घात का कोई बहुपद से लेना देना नहीं होता, और घात के आधार पर अगर हम बहुपद की परिभाषा दे रहे हैं तो पद का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो यह एक पदी है लेकिन घात कितना है? 3। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यह चतुर्थ पदी है लेकिन घात कितना है? 3। तो घात देख रहे हैं तो पद का उसमें कोई लेना देना नहीं है।
अब बहुपदों के जो शून्यक हैं उनका ज्यामितीय अर्थ देखते हैं। मान लिया कि कोई एक ऐसा फंक्शन है जो कि यक्स का फलन बना रहा हो। यक्स का फलन बनाने का मतलब उसके बीजीय व्यंजक में क्या आएंगे, सिर्फ यक्स यक्स ही आएंगे। अगर ऐसा कोई n घात वाला बहुपद है तो अगर अक्ष की बात करें, निर्देशांकों के अक्ष की बात करें, तो वह यक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेदित करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, यक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा, जितनी बार प्रतिच्छेदित करेगा, उतने ही उसके बहुपद होंगे और उतने ही उसके घात होंगे। जैसे हम यहां देख रहे हैं, क्या यह जो है यक्स अक्ष को यह प्रतिच्छेदित कर रहा है रेखा? नहीं, वाई अक्ष को कर रहा है, तो इसका शून्य कितना होगा? 0, क्योंकि यक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा है। यहां हम देखेंगे तो देख रहे हैं कि यह यक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? इसका अगर आपसे कोई घात पूछता है तो कितना हो जाएगा? 1। यहां अगर हम बात करते हैं तो यह यक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 2 प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? इसके घात कितने हो जाएंगे? 2। और यहां अगर हम देखते हैं तो यह यक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो इसके घात कितने हो जाएंगे? 3। यह वाई अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है कि नहीं करता है, हम यह नहीं देखते हैं, क्योंकि फंक्शन हमारा किसका है? यक्स का है, तो यक्स अक्ष का ही प्रतिच्छेदित बिंदु देखेंगे, वाई से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। ध्यान दो, टाइप फर्स्ट बहुपद का, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद का घात बताइए। हम न कल घात बताए हैं, साथ ही साथ इसके पद भी बता दिए हैं, ताकि एक पंथ दो काज हो जाए। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक बहुपद दिया हुआ है 7y पर 5 प्लस 6y स्क्वायर माइनस 1। हमें इसका घात बताना है। हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसमें किसी तरह की संक्रिया हो रही है, क्या इसमें किसी तरह का गुणा भाग या जोड़ घटाना तो नहीं है? नहीं, सारे घात अलग अलग हैं, तो हम इसका घात बता सकते हैं। तो हम घात बताने की, हम लोगों ने जब परिभाषा देखी थी, इंट्रोडक्शन देखा था बहुपद का, उसमें हमने साफ साफ कहा था कि घात जो होता है बहुपद की अधिकतम घात को ही घात, उस बहुपद का घात माना जाता है। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 5। और उसमें पदों की जो संख्या होती है उनके चिन्हों पर निर्भर करती है। तो इसमें कितने चिन्ह दिख रहे हैं? 1, 2 और 3। तो कितने पद हैं? 3, यानी 3 पदी है और पंचम घात का ये बहुपद है। ऐसे ही नीचे वाले में भी हम देख रहे हैं, अधिकतम घात कितना है? 2 है और पद कितने हैं? 3 है। लेकिन हम यहाँ जब तीसरे क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भाग की पहले प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बिना भाग दिए हम नहीं बता सकते कि इसकी घात कितनी है। पद तो आप शायद बता भी सकते हैं, गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम घात बताने के लिए आपको भाग देना होगा। तो हम टी स्क्वायर में टी पर 8 से भाग दिए हैं, T6 आया है। T7 से भाग दिए हैं, T5 आया है। T5 पर भाग दिए हैं तो T क्यूब आया है। और 6t स्क्वायर में जब हम t स्क्वायर से भाग दिए हैं कितना आया है? 6 आया है। अब कोई संक्रिया नहीं हो रही है, अब इसमें कुछ जोड़ घटाना या गुणा भाग की कोई संक्रिया हम नहीं करा सकते। तो अब हम इसलिए यहाँ क्या कर रहे हैं, तब बताएंगे कि चूंकि इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 6 है, इसलिए इस बहुपद का घात 6 होगा। और पद कितने हैं? 1, 2, 3 और एक यहाँ पद प्लस होता है, चिन्ह होता है, वो गायब है, तो वो 4। यहाँ हम ध्यान देंगे इस पर कोई अच्छा चर राशि है ही नहीं। जब चर राशि नहीं होती है तो यह शून्य घात का बहुपद होता है। और पद कितने हैं? 1। ऐसे में ही हम जब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस प्रश्न में देखते हैं, तो ध्यान से देखते हैं तो इसमें गुणा की संक्रिया पहले हो रही है। पहले हम गुणा कराएंगे, उसके बाद ही घात बताते हैं। अगर जोड़ घटाना गुणा भाग की संक्रिया हो रही है तो आप सबसे पहले गुणा भाग जोड़ घटाना करेंगे और उसके बाद आखिरी में जो आंसर आएगा उस पर आप घात या पद बताएंगे। तो हमने संक्रिया कराया, देखा यहाँ पर अगर हम गेस करते तो यहाँ क्या हो जाता? 1 हो जाता। लेकिन हम गुणा कराने के बाद देख रहे हैं अधिकतम घात कितना आया है? 2 आया है। x पर पावर 2, अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए इस बहुपद का घात 2 है और ये पद भी 2 है। ऐसे ही हम ग्राफ की बात करते हैं। जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो px y बराबर px का एक ग्राफ दिया है, जहां px एक बहुपद है तो px के शून्यकों की संख्या बतानी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x को यह जो एक्सिस, यह जो हमारी जो भी रेखा है वह 2 बिंदुओं पर यहाँ पर कहीं काटी है क्या x अक्ष को? नहीं। बहुपद का px का ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करता है, अतः इसका शून्य क्या होगा? 0 होगा। लेकिन हम यहाँ देखें तो यह जो है x अक्ष को
यह कितने जगह पर प्रतिच्छेदित कर रहा है? 4 जगहों पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। y को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो x अक्ष का है, x एक्सिस का है। y का होता तो हम सिर्फ y में बात करते। मान लीजिए अगर यहाँ दे देता है x इज इक्वल टू पी वाई, तो y वाला ही सिर्फ देखते, x को नहीं देखते। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद px का ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4। ऐसे ही यहाँ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है? 3। यहाँ पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है? 3। तो हम 3 बिंदुओं को ही काउंट करेंगे, x अक्ष को देखेंगे, y अक्ष को नहीं। इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या भी 3 है और यहाँ भी 3 है। अब हम टाइप थर्ड की बात करते हैं। इसके दिया है कि यदि बहुपद px x स्क्वायर माइनस x माइनस 3a का एक शून्यक 3 है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा दिया गया बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस x माइनस 3a है। चूंकि दिए गए बहुपद का शून्यक क्या कह रहा है? p3 है। तो px बराबर हमारा इतना है, तो अगर हम p के जगह 3 रखते हैं तो शून्यक की यही खासियत होती है कि शून्यक को अगर हम बहुपद के मान में रख देते हैं तो वह उस बहुपद को क्या कर देता है? शून्य कर देता है। इसीलिए तो शून्य कहलाते हैं वो। तो हमने p जब 3 का मान फंक्शन में रखा तो वो उसे क्या कर देगा? 0। अब हम वैल्यू रख रहे हैं, x के जगह 3 रखा, 3 का स्क्वायर, x के जगह 3 रखा, 3 माइनस 3 है, 9 माइनस 3 है 6 से हो जाएगा, 6 प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, और फिर माइनस 3 है यहाँ गुणे में है तो यहाँ आकर के भागा में हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 से 6 2 बार में कैंसिल हुआ, a बराबर 2। यही आपका आंसर है। ध्यान दो। टाइप 4 बहुपद 6x पर पावर 4 माइनस 44x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 को बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। px को gx से अगर हम भाग देने पर, हम px से gx को भाग दे रहे हैं, gx हमारा यहाँ है, px ये है, हम भाग दिए। भाग देने के लिए हम देखते क्या है कि हमारा जो यहाँ पावर है, पावर कितना है? 2 है। हम फर्स्ट टर्म ही ध्यान देते हैं और यहाँ पावर कितना है? 4। कितना हमारे कमी पड़ रही है x पर? 2 पावर की। तो x पर 2 पावर हमने बढ़ा दिया। उसके बाद हम साइन का देखते हैं, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारा 1 है और यहाँ हमारा 6 है। 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाए 6 का, तो हम 6x स्क्वायर का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह फर्स्ट टर्म इक्वल हो जाएगा। बस फर्स्ट टर्म आपको इक्वल करना होता है। फर्स्ट टर्म आप इक्वल कीजिए, बाकी सिंपल आप नोट कर लीजिए। हमने फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करा है और हमने नोट किया, यहाँ प्लस साइन होता है, यहाँ भी प्लस साइन होता है। हम नेक्स्ट वाले नीचे वाले साइन को बदल देते हैं, प्लस का माइनस हो गया है, माइनस का प्लस हो गया है और ये प्लस का माइनस हो गया है। अब हम ध्यान देंगे, यहाँ हमारा x पर पावर 4 है तो प्लस 6x पर पावर 4 और माइनस 6x पर पावर 4 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ देखेंगे 44x स्क्वायर, 44x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर 50x स्क्वायर हो जाएगा, और 18x क्यूब था ही नहीं तो हमने सिंपल ऐसे ही नोट कर लिया, और ये प्लस 6x माइनस 3। फिर हम अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं, फिर हमारा वही वर्क होगा कि हम फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे? मिलाएंगे। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x पर क्यूब है, कितने पावर की कमी है? 1 पावर की, हमने 1 लगाया। यहाँ 1 है और यहाँ 18 है तो कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 18 का। 18 का हमने मल्टीप्लाई कराया और फर्स्ट टर्म हम बस मैच करेंगे, बाकी का आप सिंपली मल्टीप्लाई करा दीजिए। 18 के 54 हो जाएगा, यस का x में होगा x स्क्वायर, 18 करने 18 हो जाएगा, 18x। नीचे वाले साइन को बदल देते हैं, प्लस 18x क्यूब से माइनस 18x क्यूब कैंसिल हो गया। हमारा बचा माइनस 50x स्क्वायर माइनस 54x स्क्वायर। तो यहाँ हम ध्यान देंगे, प्लस 54 में से माइनस 50 जाएगा तो प्लस 4 बचेगा, प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ 18 माइनस 18 में से प्लस 6 गया तो माइनस 12 बचा, और यहाँ हमारा माइनस 3 था तो हमने माइनस 3 को सिंपली उतार लिया। अब हम जब इसको फिर हम नेक्स्ट टर्म बढ़ाए हैं तो फिर प्लस 4x स्क्वायर से माइनस 4x स्क्वायर कट गया है, और माइनस 12x से प्लस 12 कट गया है, और माइनस 3 और माइनस 4 मिलकर के कितने होगा है? माइनस 7। अब हमें इसका सत्यापन करना है कि आपने जो विभाजन प्रक्रिया अलजेब्रा का किया है यह सही है कि नहीं। इसके लिए हम विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला जानते हैं,
हम लोग जानते हैं, सत्यापन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं भाजक बराबर, भाजक यानी जीएक्स इंटू भागफल क्यूएक्स प्लस शेषफल आरएक्स। अगर यह हमारा किसके इक्वल हो जाता है, पीएक्स के, तो हमारा आंसर सही है, हमारा विभाजन प्रक्रिया सही है, हमारा विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हो जाएगा। हमने कराया है जीएक्स के जगह जीएक्स की वैल्यू लिखी है, और यहाँ हमने क्यूएक्स, क्यू फॉर क्यूसिएंट है, इसीलिए भागफल के जगह हमने भागफल की वैल्यू 6x² प्लस 18x प्लस 4, और शेषफल आरएक्स के जगह हमने आरएक्स वाली वैल्यू रखी है, और दोनों को हमने क्या किया है, रख करके मल्टीप्लाई कराया है और जोड़ा है। एट लास्ट हमारा पीएक्स ही आया है और वो भाज्य के बराबर हो गया है। अतः जो है हमारा भागफल क्या है, सत्यापित होता है, विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित होता है। अगर आपके विभाजन में 1% की भी गलती होगी तो यह भाज्य के बराबर नहीं आएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन टाइप 5 तरह के पूछते हैं। अब आपको विभाजन एल्गोरिथम ही दे देगा और बीच में किसी न किसी डिजिट को मिस आउट कर देगा। जैसे इसमें ध्यान दीजिए, हमारा जो भाजक है उसमें a ऐड किया है और भाज्य में हमारा b हटा दिया है, और कह रहा है कि आप विभाजित कीजिए और विभाजित करने के बाद a और b का मान बताइए। ये टॉप मोस्ट हार्ड क्वेश्चन होते हैं। कब आते हैं, जब आपको फुल मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हमने सेम वही प्रोसेस अपनाया, हमने क्यूएक्स लिखा और क्यूएक्स को पीएक्स से हमने भाग दिया। एक बात जानते हैं, इसने साफ साफ लिखा है कि पीएक्स जो है ना, क्यूएक्स जो है पीएक्स का क्या है, शून्यक है। इसका मतलब जब हम उसमें भाग देंगे तो भाग देने के बाद हमारा शेषफल क्या आएगा, 0। हमारा शेषफल 0 आता है। अगर कोई किसी का शून्यक है तो उस शून्यक का मान हम उस फलन में रखने पर उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी उसकी शेषफल 0 आती है। तो हम सबसे पहले इसको भाग दें। भाग देने के लिए हमने फिर वही रवैया अपनाया। हमने देखा यहाँ x पर हमको 5 पावर चाहिए और यहाँ x पर 3 है। कितने पावर की कमी है, 2 पावर की। तो हमने 2 पावर इसमें मल्टीप्लाई कराया। सिर्फ आपको फर्स्ट टर्म मेंटेन करना होता है। x² का मल्टीप्लाई किया तो x पर पावर 5, x² का 2x² में कराया 2x पर पावर 4, और x² का 1 में कराया ax²। नीचे के साइन को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। x पर पावर 5 से माइनस x पर पावर 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब माइनस x पर 4 और माइनस 2x पर 4 मिलकर के कितना हो जाएगा, माइनस 3x पर 4। ax² और 3x², तो ax² माइनस 3ax² दोनों में x² कॉमन है तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस x²। फिर हम आ गए निचले वाले टर्म पर। अब हमारा फर्स्ट टर्म की इक्वल करना होगा। हमारा x पर पावर 3 है और यहाँ x पर पावर 4 है। कितने की कमी है, हमारा 1 पावर की कमी है। यहाँ हमारा -3 है और यहाँ +1 है, तो +1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर देंगे कि -3 हो जाए, -3 का। तो -3 का हमने क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि कक्षा 9 में आप लोगों को यह विभाजन प्रमेयिका बड़े अच्छे से सिखाई गई है, तो यदि आपको यह विभाजन प्रमेयिका नहीं आ रही है तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है इसकी विभाजन की एकदम शॉर्ट और सबसे छोटी विधि द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है। आप वहां जाकर के इसकी विभाजन प्रक्रिया को सीख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को अच्छे से समझा करके और बताया गया है। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, हम आगे प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। फिर यहाँ x पर पावर 3 है, x पर पावर 4, एक पावर का हमने मल्टीप्लाई कराया। फर्स्ट टर्म आप बस मेंटेन कीजिए, बाकी अगले में आप सेम टू सेम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एक रिमाइंडर आएगा आपका, ऐसा है क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि शेषफल जब शून्यक होता है तो शेषफल का मान किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो 0 के बराबर हो जाएगा तो हम 0 को लिख सकते हैं 0x² प्लस 0x प्लस 0। क्यों, क्योंकि 0 का x² में कराएंगे तो भी 0 होगा, 0 का x में कराएंगे तो भी 0 होगा, और 0 तो 0 होता ही है, और फिर हम जोड़ेंगे तो वापस अपने जगह पर आ जाएंगे। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इसका क्या करना है, तुलना करना है। हम देख रहे हैं -1 प्लस a का x² 0 के बराबर है, 0x² के बराबर है, यानी 1 प्लस a बराबर 0। तो 0 हो गया, 0 हो गया। और 0 से हम अगर ध्यान देंगे, इस बात को हम ध्यान देंगे, +1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1। एक हमारा मान आ गया a का -1, और दूसरा है b -2a बराबर 0। तो b -2a बराबर 0 तो b = 2a।
तो 2a है, चूंकि हम जानते हैं a इज इक्वल टू -1, तो a की जगह कितना रख देंगे -1, तो 2 -1 का 2 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2, यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। ये दूसरी वैल्यू आ गई, a और b की हमारी दो वैल्यू आ गई। अतः a बराबर -1 तथा b बराबर -2 QX के शून्यक का क्या है, बहुपद शून्यक होगा। ध्यान देंगे। टाइप 6, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 4 दिया है और उसका मूलों का गुणनफल 1 दिया है। तो हमने मान लिया कि उस द्विघात बहुपद के दो मूल अल्फा तथा बीटा है। क्या मूल और शून्यक में अंतर होते हैं? नहीं, मूल का ही दूसरा पर्यायवाची शब्द शून्यक है। तो हम मूल के जगह शून्यक भी लिख सकते हैं और शून्यक के जगह मूल भी लिख सकते हैं। तो शून्यकों का योग हमारा 4 दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। शून्यकों का गुणनफल 1 दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। हम जानते हैं कोई भी द्विघात बहुपद का जो प्रारूप होता है, जो उसका फॉर्म होता है बनाने का, उसका जो रूप है वह यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। यानी यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिया है और अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा का मान रख दिया है। हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया है। ऐसे ही एक क्वेश्चन टाइप 7 में इस तरह के आते हैं और ये आखिरी टाइप है बहुपद का। केवल टोटल 7 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं जिससे आपको पूरे बहुपद का कोई भी क्वेश्चन इसे सॉल्व कर सकते हैं। त्रिघात बहुपद दिया है 6x क्यूब प्लस √2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 √2 का एक शून्यक √2 दिया है। इसके अन्य दो शून्यक कह रहा है, ज्ञात कीजिए। एक शून्यक दे रखा है तो हमने क्या लिखा कि त्रिघात बहुपद का एक शून्यक क्या है, √2 है। यानी यक्स का एक मान हमें दे रखा है, यक्स बराबर √2 उस बहुपद का क्या है, मूल होगा। तो इसलिए यक्स माइनस √2 उस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। अगर वह गुणनखंड है तो वह बहुपद को दो गुणकों में तोड़ देगा। तो हम इससे जब भाग दिए हैं तो इसका एक और गुणनखंड हमें 6x स्क्वायर प्लस 7 √2x प्लस 4 मिल गया है। जब हम भाग दिए हैं तो भाग देने के बाद मिला है। भाग का यह प्रोसीजर क्लास 9th में सिखाया गया है। अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो पहले से ही अवेलेबल है भाग का, आप वहां जाकर के भाग को अच्छे से सीख सकते हैं। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, हमने जब भाग दिया तो भाग देने के बाद हम लोग जानते हैं विभाजन प्रमेयिका। विभाजन प्रमेयिका भाजक बराबर होता, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो इसका शेषफल 0 है तो शेषफल हम लिखे नहीं है, और ये हमारा भाज्य है, भाजक है, और ये हमारा भागफल है। भागफल हमने लिखा। भागफल को हमने दो खंडों में तोड़ा है, टोटल दो खंडों में टूट गए, एक 3x प्लस 2 √2 और एक 2x प्लस √2 और x माइनस √2। तो हमें पहले से ही इसका एक मूल √2 ज्ञात था, बाकी दो मूल नहीं ज्ञात थे। तो मूल जब शून्यक होते हैं तो वह शून्य के बराबर होंगे, इसलिए जो मूल है 2x माइनस प्लस √2 बराबर 0 लिखा हमने। अब प्लस √2 इधर आएगा तो माइनस √2 हो जाएगा, और 2x यहाँ इंटू में है तो यहाँ आकर के अपान में हो गया। आप चाहें तो यही इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यह विभाजित हो रहा था तो हमने इसको क्या किया, विभाजित कर दिया, और इसका आंसर शॉर्टेस्ट फॉर्म में ये आया। तो आप यहाँ भी आंसर को रोक सकते हैं। किताबों में यहीं तक आंसर रोक देता है, लेकिन हमें ऐसा होता है कि अगर हम इसे कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो हम इसे विभाजित कर देंगे। और दूसरा मूल 3x प्लस 2 √2 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस 2 √2, तो x बराबर माइनस 2 √3। यानी हमको त्रिघात बहुपद के कुल कितने मूल प्राप्त हुए, 3। और हम जानते हैं कि किसी भी बहुपद का जितने मूल होते हैं उतने ही उसके शून्यक होते हैं और उतने ही उसके गुणनखंड पाए जाते हैं।